टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज की खुलदाबाद पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जहां खुलदाबाद पुलिस ने टीपू उर्फ एहतेशाम को किया गिरफ्तार। बता दें, प्रयागराज एसएसपी अजय कुमार द्वारा अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एसपी सिटी दिनेश कुमार सिंह व सीओ फर्स्ट के निर्देशन पर खुलदाबाद थाना प्रभारी ने मुखबिर की सूचना पर एहतेशाम उर्फ टीपू को किया गिरफ्तार। अब पुलिस टीपू उर्फ एहतेशाम के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर भेज रही जेल। संगम नगरी प्रयागराज, अगर थाने में आपकी एफआईआर नहीं लिखी जाती है तो ऐसे में किन किन माध्यम से आप अपनी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं? क्या कुछ कहना है एडीजी जोन प्रयागराज प्रेम प्रकाश का, आइए सुनाते हैं आपको। अब कई बार मेरे पास शिकायतें आती हैं कि थाने पर एफआईआर नहीं हो रही है, क्या किया जाए। अब हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर है। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तमाम जितने भी हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं। साथ ही यूपी पुलिस की जो वेबसाइट है uppolice.gov.in, इसमें भी सिटीजन पोर्टल दिया हुआ है। अब बहुत सारे मामले ऐसे हैं जिसमें eFIR कराई जा सकती है, जो नामजद एफआईआर नहीं है। साइबर क्राइम के रिपोर्ट करने के लिए भी साइबर थाने बना दिए गए हैं। अन्य अपराध जो भी आईपीसी के पूर्व से पंजीकृत होते रहे हैं, तो इन सभी अपराधों में अगर अपराध लिखने में आनाकानी करते हैं तो आप उसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को जरूर दें। हमारे CUG नंबर उपलब्ध हैं, जैसे मेरा नंबर है 9454400139 9454400139। तो इस पर जो सूचनाएं आ जाती हैं हम रिकॉर्ड करते हैं और थानाध्यक्ष को या हेड मोरियर को यहीं से निर्देश देते हैं। यही बात हमने अपने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को बताई हुई है, जिसमें CO से लेकर SPs, एडिशनल SP, SSP और IG रेंज, ये सभी इस बात के लिए तत्पर रहते हैं कि यदि कोई घटना हुई है उसकी FIR पंजीकृत हो और उसकी सही कार्रवाई की जाए। FIR में लिखने में कई बार हमारे जो ऐसे कुछ लोग हैं जो इसका संज्ञेय अपराध का और असंज्ञेय अपराध का अर्थ नहीं समझते। संज्ञेय अपराध की FIR लिखी जाती है। कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो कॉग्निजेबल हैं। कॉग्निजेबल का अर्थ है कि जिन केसेस में बिना मजिस्ट्रेट की आज्ञा के पुलिस अधिकारी उसको दर्ज कर सकता है, उसमें इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, उसमें बिना किसी वारंट के गिरफ्तारी कर सकता है। ये कॉग्निजेबल केसेस हैं, संज्ञेय अपराध जिन्हें कहते हैं। तो इनकी FIR लिखी जाती है। अगर FIR में जो आपकी एप्लीकेशन है उसमें ये कंटेंट बनता है कि वो संज्ञेय अपराध है, तब उसकी FIR लिखी जाएगी। कई छोटे छोटे ऐसे अपराध हैं जो असंज्ञेय अपराध हैं, जैसे 323 IPC का है, या अन्य ऐसे छोटे अपराध जिनमें सजाएं कम हैं। तो ऐसे मामलों में वो नॉन कॉग की श्रेणी में आ जाते हैं। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को हम उनको कहते हैं। और नॉन कॉग केस में पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने की या किसी अपराधी को अरेस्ट करने की पावर नहीं है। यदि उसमें इन्वेस्टिगेशन किया जाना आवश्यक समझते हैं तो उसके लिए उन्हें सक्षम मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त करनी होती है, और जब एक बार अनुमति मिल जाती है तो उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। अब मैं एक साधारण सी बात और बता दूं कि जिसमें अगर आपको शिकायत करनी है, FIR लिखने से आप पीड़ित हैं, आहत हैं, उसकी सूचना आप जो मैंने पहले बताया फ़ोन के द्वारा दे सकते हैं। दूसरा, मैं चाहूँगा कि आप अगर थाने पर आपको सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं होता, आप अगर महिला हैं, कोई आप जो है बच्चे हैं, तो आप जाइए। हमारे जो महिला हेल्प डेस्क हैं प्रत्येक थाने पर राउंड द क्लॉक काम करता है, 24/7। वहाँ जाइए, FIR के लिए अपनी बात बताइए, वहाँ पूरी रिकॉर्डिंग होती है और आपको स्टेशनरी भी मिलेगी, और वहाँ आप अपनी FIR पंजीकृत करा सकते हैं। हमने सभी ऐसे जो हेल्प डेस्क चलाने वाले हमारे पुलिसकर्मी हैं उनको ट्रेन किया है कि वो उनको सॉफ्ट स्किल सिखाई हैं। वो आपकी बात गंभीरता से सुनेंगे और आपकी FIR पंजीकृत कराएंगे। CCTNS जो हमारा सॉफ्टवेयर चलता है जिस पर FIR लिखी जाती है, उसमें आपको कंप्यूटराइज्ड लिखी हुई FIR मिलेगी। कुछ लोग जैसे एप्लीकेशन दी उसको रिसीव करके दे दिया, कुछ रिसीव भी नहीं करते, तो उसमें शिकायतें आती हैं। आपको पता होना चाहिए FIR जब पंजीकरण हो जाएगा तो आपको उसकी कंप्यूटराइज प्रिंटेड एक कॉपी निःशुल्क दी जाएगी। इस प्रकार से आप FIR इंश्योर कराइए कि आपकी कॉग्निजेबल मामले में FIR हो गई है।
अगर नहीं करते तब क्या करें? ऐसे मामले में मैंने बताया हेल्प डेस्क पर जाकर आप सहायता ले सकते हैं, वरिष्ठ अधिकारी से मिल सकते हैं, वहीं से आप फ़ोन कर सकते हैं। एक तरीका और है कि आप जब भी एप्लीकेशन अगर घर से लिख कर ले जा रहे हैं तो डुप्लीकेट में लिख कर लेकर जाइए, और अगर थाने पर आनाकानी करते हैं, आप थाने के बाहर निकल कर जहाँ थाने का बोर्ड लगा है वहीं से आप एक वीडियो शूट कर सकते हैं, फ़ोटो ले सकते हैं ये दिखाने के लिए कि आप थाने पर गए थे, और हमें कंप्लेंट के साथ अगर भेज देंगे तो उसमें ऐसे अधिकारी कर्मचारी जिन्होंने ये लोप किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। गर्मी में सूरज की किरणों से होने वाली समस्याओं से और क्या है बचाव के उपाय, क्या कुछ कहना है स्किन स्पेशलिस्ट जया खरे का, आइए सुनाते हैं आपको। आज मैं यहाँ पर आप सबके साथ गर्मियों में होने वाली कुछ स्किन प्रॉब्लम्स और उनसे कैसे बचा जा सकता है इस पर चर्चा करूँगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस समय जलती धूप अपना विकराल रूप लेकर आ चुकी है और अपने ही साथ वह कई प्रकार की स्किन प्रॉब्लम्स भी ले आती है। चेहरे को स्क्रब करना भी बहुत ज़रूरी है। हफ्ते में 2 बार आप किसी ऐसे स्क्रब का यूज़ करें जो कि आपकी स्किन अनुसार होना चाहिए, जिससे कि गहराई तक चेहरा साफ़ हो और एक्सफोलिएट जो आपकी डेड स्किन है उसको वो हटाता रहे हफ्ते में, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। हाथों और पैरों का भी बहुत इस समय ध्यान रखना चाहिए, स्क्रबिंग उसमें भी होनी चाहिए। प्लस अगर आप सनस्क्रीन यूज़ करते हैं चेहरे पे तो आप हाथों में भी सनस्क्रीन लगाएं, गर्दन में भी लगाएं, जिससे कि इससे कैसे बचा जा सकता है। तो बचने के लिए कुछ ऐसे उपाय हैं जो कि सभी जानते हैं लेकिन उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे कि कोशिश करें कि आप धूप में कम से कम निकलें, और अगर बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी काम है और आपको निकलना ही पड़ रहा है तो आप छाते का प्रयोग करें, अपने चेहरे को अच्छे से ढकें। अगर आप गाड़ी चलाते हैं, राइड करते हैं, बाइक्स राइड करते हैं तो आप अपने हाथ को ग्लव्स पहने। निकलने से पहले 15 से 20 मिनट पहले आपको अच्छा सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए जो कि 30 to 50 प्लस SPF होना चाहिए, और एक मोटी लेयर आप अपने स्किन पर लगाएं इसकी, जिससे कि यूवी रेज़ उसको भेदे ना, और हर 4 से 6 घंटे में रीअप्लाई करना चाहिए। और अगर स्किन केयर की बात करें तो आप अपने चेहरे को कम से कम गर्मियों में 2 से 3 बार धोएं, अपनी स्किन अनुसार आवश्यकता। जैसे आपकी स्किन की अगर ऑयली स्किन है तो आप वाटर बेस्ड फेस वॉश ले सकते हैं, और अगर ड्राई स्किन है तो आप जेल बेस्ड फेस वॉश यूज़ करें। प्रोडक्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं इसी तरीके से। जो ऑयली स्किन होती है वो वाटर बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज़ करें गर्मियों में, और जो ड्राई स्किन है वो जेल बेस्ड यूज़ करें। तो 2 से 3 बार चेहरे को धोना चाहिए, मॉइस्चराइज़ करना चाहिए। मॉइस्चराइज़र भी गर्मी में बहुत ज़रूरी होता है। आप अपने स्किन को हाइड्रेटेड रखने के लिए, मॉइस्चराइज रखने के लिए कोई भी जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र जो कि ऑयल फ्री हो आप यूज़ कर सकते हैं। नहाने के तुरंत बाद मॉइस्चराइज़र यूज़ करना सबसे उपयुक्त होता है, क्योंकि उस टाइम में क्या होता है कि जब आप लगा लेते हैं तो ये सीबम प्रोडक्शन को कम करता है, जिससे क्या होता है कि सीबम प्रोडक्शन कम होगा तो आपके रोम छिद्र नहीं बंद होंगे, और इससे एक्ने ब्रेकआउट्स भी कम होंगे, या किसी प्रकार की स्किन प्रॉब्लम को ये थोड़ा सा स्लो कर देगा या कम कर देगा, बचाएगा उससे। चेहरे को स्क्रब करना भी बहुत ज़रूरी है। हफ्ते में 2 बार आप किसी ऐसे स्क्रब का यूज़ करें जो कि आपकी स्किन अनुसार होना चाहिए, जिससे कि गहराई तक चेहरा साफ़ हो और एक्सफोलिएट जो आपकी डेड स्किन है उसको वो हटाता रहे हफ्ते में, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। हाथों और पैरों का भी बहुत इस समय ध्यान रखना चाहिए, स्क्रबिंग उसमें भी होनी चाहिए। प्लस अगर आप सनस्क्रीन यूज़ करते हैं चेहरे पे तो आप हाथों में भी सनस्क्रीन लगाएं, गर्दन में भी लगाएं, जिससे कि टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग ये बिल्कुल अपने नॉर्मल रूटीन में ले लेना चाहिए। अगर आपको हेल्दी एंड ग्लोइंग स्किन चाहिए तो हर सीज़न के अनुसार आपको अपने स्किन केयर करनी पड़ती है। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ
and be healthy and glowing. Thank you. मैं डॉक्टर जया खरे, कॉस्मेटोलॉजिस्ट। पिछले तो धूप से बचें और इन सारी समस्याओं से अपने आप को बचाएं। पर्यावरण को प्रदूषित कितना पेट्रोल व डीजल से चलने वाली गाड़ियां करती हैं और कितना सीएनजी और गैस से चलने वाली गाड़ियां करती हैं, इस पर क्या कुछ कहना है प्रोफेसर एनबी सिंह का। थी भीषण गर्मी पड़ने का कारण क्या है, आइए सुनाते हैं आपको। पेट्रोल और डीजल का विकल्प नेचुरल गैस है। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। इसमें पोल्यूशन कम होता है, इसमें ग्रीन हाउस गैसेज कम निकलती हैं, पोल्यूटेंट्स कम निकलते हैं। डीजल पेट्रोल फॉसिल फ्यूल में ज़्यादा पोल्यूटेंट्स निकलते हैं, तो इनका विकल्प है। लेकिन हमको सजग भी रहना पड़ेगा कि जिस तरह अनियंत्रित साधन बढ़े हैं, ऑटोमोबाइल्स बढ़े हैं, इनका हम कम से कम इस्तेमाल करें, लंबी दूरी के लिए इस्तेमाल करें। अगर हम मॉर्निंग वॉक करते हैं तो मॉर्निंग इवनिंग वॉक के रूप में चल करके कुछ काम करें। ऑटोमोबाइल्स का कम से कम इस्तेमाल करें, जहां बहुत ज़रूरी हो वहीं ऑटोमोबाइल्स का इस्तेमाल करें। और सीएनजी जो है उस पेट्रोल के दाम से कम है, तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इकोनॉमिकल भी है सीएनजी, कम खर्च में आप ज़्यादा दूर तक चल सकेंगे, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पोल्यूशन मुक्त रखेगी। सीएनजी से पोल्यूशन नहीं निकलेगा। एलपीजी तो घर में ही रखते हैं, कम पोल्यूशन निकलता है। जितना कोयले से, लकड़ी के बायोमास बर्निंग से, लकड़ी के ईंधन से जितना पोल्यूशन निकलता है, पेट्रोल और डीजल से भी जितना पोल्यूशन निकलता है, गैसें निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, मीथेन, सब सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, जितने निकलते हैं ये सब फॉसिल फ्यूल्स निकलते हैं। अगर सीएनजी नेचुरल गैस आप इस्तेमाल करते हैं तो पोल्यूशन कम निकलेंगे, ग्लोबल वार्मिंग कम होगी। कितना नुकसान है इंसान के लिए इससे? देखिए, बहुत नुकसान है। आज देखिए, आज 100 साल पहले टेम्परेचर था, आज लोग सोच रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन 0.03% था, और इन 100 सालों में विकास के नाते 0.012% CO2 बढ़ी। आप सोचिए, 0.012% CO2 बढ़ी है, और लोग चिंतित हैं कि 2050 तक हम किस तरह धरती का टेम्परेचर 1.5 वृद्धि रोक पाएंगे। अगर 3000 तक 2 डिग्री 3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया तो इसका असर होगा, जैसे तमाम जीव जंतु नष्ट हो रहे हैं, वनस्पतियाँ नष्ट हो रही हैं, इसका मतलब है ग्लोबल वार्मिंग है। तो क्या इंडिकेटर्स नहीं, अगर ये नष्ट हो रहे हैं तो हम कैसे बच सकते हैं? मान लीजिए 55-52 डिग्री टेम्परेचर हो गया तो क्या हमारा अस्तित्व खतरे में नहीं आएगा? तो ये सब एक इंडिकेटर हैं, और हमको सजग रहना चाहिए कि ग्लोबल वार्मिंग कम से कम करें, ऑटोमोबाइल्स का कम से कम प्रयोग करें, इससे आप स्वस्थ भी रहेंगे। मॉर्निंग इवनिंग वॉक के रूप में जो करते हैं वैसे आप किया करिए। ऑटोमोबाइल्स का कम से कम इस्तेमाल करिए, जहाँ ज़रूरी वही करें, क्योंकि इससे मीथेन निकलती है, नाइट्रस ऑक्साइड निकलती है, लेड भी निकलती है। तो ये पोल्यूटेंट्स ऑटोमोबाइल्स के जितने डीजल और पेट्रोल हैं, ये पोल्यूशन के स्रोत हैं। नहीं, स्वास्थ्य पे असर पड़ेगा। अब लेड जो है आपके ब्रेन को प्रभावित करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड आपके लंग्स को प्रभावित करेगी, हार्ट को प्रभावित करेगी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगा, अस्थमा होगा आपको। दूसरे सबसे बड़ी बात, जो ग्लोबल वार्मिंग हो उससे आप प्रभावित होंगे, तापमान बढ़ने से होंगे। आप सोचिए, 1500 प्रजातियाँ नष्ट हुई हैं तापमान बढ़ने से, 600-700 जंतु नष्ट हुए हैं केवल तापमान बढ़ने से। आप इसमें सोचिए, अगर याक है सिक्किम में, पोलर बियर है पहाड़ों पे, और दूसरी चीज़ है, अगर ये जल और वायु मेजर फैक्टर्स हैं जो तापमान नियंत्रित करते हैं। जल अगर ठंडा है, बर्फ़ है, तो तापमान नियंत्रित करेगा। आप अरब सागर का पानी देख लीजिए और पहाड़ों का देख लीजिए। अगर ग्लोबल वार्मिंग से ग्लेशियर्स पिघलते जाएंगे तो जो नदियाँ अविरल बह रही हैं, इनका प्रवाह रुकेगा, इनका प्रवाह बाधित होगा, और जल की उपलब्धता कम होगी हमारे लिए। थैंक यू वेरी मच। बताते चलें, जहां भीषण गर्मी और तापमान बढ़ने से करीब 1500 प्रजातियां नष्ट हुई हैं, ऐसे में हम पेड़ लगाकर किस तरह से पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं और जलवायु जीवन दोनों को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। तो एक पेड़ ज़रूर रोज़ लगाएं। रामनगरी प्रयागराज ये नज़ारा है करेली की सड़क का। कहने को तो स्मार्ट सिटी है, मगर गांव से भी बदतर हालात हैं। ये सड़क जाती है मस्तान मार्केट से रहमत नगर व साइबर डेयरी करामत की चौकी की ओर, मगर आप देख सकते हैं इस सड़क पर लोगों का पैदल भी चलना मुश्किल है, और रात के अंधेरे में अक्सर लोग वाहनों से दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। जहां सरकार ने गड्ढा मुक्त सड़कों के बात कही थी, मगर 5 साल बीत जाने के बाद भी आज ये सड़कें गड्ढा युक्त हैं और आने जाने वाले होते दुर्घटनाग्रस्त।
जहां भीषण गर्मी में पानी की व्यवस्था नहीं है, जहां सुभाष चौराहे पर सिर्फ पानी के लिए एक टैंकर लगाया गया है, मगर शहर के विभिन्न चौराहों पर पानी की कोई व्यवस्था न होने से भीषण गर्मी में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में कांग्रेस नेता इरशाद उल्लाह ने अब सरकार व नगर निगम पर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने सड़कों पर पानी की व्यवस्था कराने की मांग की है। क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। देखिए, एक तरफ जहाँ लगातार तापमान बढ़ रहा है और गर्मी लगातार बढ़ रही है, और वहीं रोड पर जो है लोगों को चलने के लिए, जो रोड पे चलते हैं, जो यात्री हैं, जो बाहर से भी आते हैं, उनके लिए कहीं प्याऊ की व्यवस्था नहीं है। पहले जगह जगह नल हुआ करता था, प्याऊ हुआ लगाते थे, और तमाम लोग चिराई लगाते थे ताकि जानवरों को पानी पीने के लिए भी तमाम इंतजाम पहले की नगर निगम करता था। अब नगर निगम इस सब को एकदम ख़त्म कर दिया, बंद कर दिया है, और तमाम लोगों को पानी पीने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कोई 20 रुपए के बोतल ख़रीद रहा है, कोई 10 रुपए का बोतल खरीद रहा है, कोई 5 रुपए का बोतल खरीद कर, यानी पानी खरीद कर अपनी प्यास बुझा रहा है। प्यास तो बुझ रही है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि नगर निगम से ये मांग करते हैं कि तत्काल हर जगह पे, आप पूरे शहर में जीरो रोड देख लीजिए, जीरो बड्डा, मानसरोवर, तमाम ऐसे जगह देख लीजिएगा, आपको कहीं पे भी प्याऊ की व्यवस्था नहीं मिलेगी। बता दें, जहां नगर निगम द्वारा हर चौराहों पर पानी की व्यवस्था कराई जाती थी, मगर इस बार किसी तरह की कोई व्यवस्था देखने को सड़कों पर, बाज़ारों में नहीं मिल रही। संगम नगरी प्रयागराज ये नज़ारा है बैगन टोले पार्क का, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से गंदगी के अंबार लगे हैं। सारी चारों ओर अव्यवस्थाएं हैं, मगर यहाँ कोई ना आता है एक्सरसाइज करने, क्योंकि गंदगी और अव्यवस्था के कारण यहाँ लोग आने से बचते हैं। बता दें, इक्का दुक्का बच्चे यहाँ खेलने भी आते हैं, मगर गंदगी के कारण। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर नशेड़ी नशा करते हैं, जिसका उदाहरण आप देख सकते हैं। यहाँ पड़ी नशेली सिरप की शीशियाँ पड़ी हुई हैं, और यहाँ टैबलेट और इंजेक्शन लगा के नशेड़ी नशा करते हैं, जिससे अच्छे लोग पार्क में आने से बचते हैं। वहीं एक दो बच्चे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज करने ज़रूर आते हैं, मगर देख सकते हैं किस तरह से गंदगी का अंबार लगा है, जिससे लोग यहाँ पर मॉर्निंग वॉक करने या एक्सरसाइज करने नहीं आते हैं। एक तरफ नगर निगम की लापरवाही से पार्क के अंदर लगा गंदगी का अंबार, तो दूसरी तरफ पुलिस की लापरवाही के कारण खुलेआम नशेड़ी पार्क के अंदर कर रहे हैं नशा, जिससे स्थानीय लोग होते परेशान। वहीं अब लोग पार्क में आने से बचते हैं। संगम नगरी प्रयागराज, जहां संकट मोचन बजरंगबली के जन्म उत्सव पर हनुमान जी के साथ साथ भगवान श्री राम जी की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है, तो वहीं प्रयागराज में आज भगवान श्री बालाजी का दरबार सजा, जहां लोगों ने भगवान बालाजी की भव्य आरती की और साथ ही पूजा की। साथ ही दरबार में हनुमान जी के जयकारे लगे। इस मौके पर भक्तगण मौजूद रहे, सब ने मिलकर भगवान हनुमान जी की पूजा अर्चना की और साथ ही प्रसाद ग्रहण किया। संगम नगरी प्रयागराज में जहां हनुमान जयंती पर बंधवा स्थित बड़े हनुमान मंदिर में पूजा अर्चन रोज की तरह हुआ, तो वहीं भव्य श्रृंगार भी हुआ। दूर दराज से लोग हनुमान जी को निशान चढ़ाने आते रहे। ढोल बाजे के साथ परिवार और परिचितों के साथ लोग जत्था मंदिर परिसर पहुंचता रहा। पूरे संगम क्षेत्र पटा रहा। उधर भैया जी के दाल भात का भंडारा बदस्तूर जारी रहा, तो लोगों ने यहां पर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया और जय बजरंगबली के लोग जयकारे लगाते रहे। संगम नगरी प्रयागराज के जहां एक ही परिवार लोग के 5 लोग की हत्या हो जाने से सनसनी फैल गई। बता दें, एक परिवार के 5 लोग के मृत अवस्था में मिलने की सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस व फील्ड यूनिट तथा एसएसपी प्रयागराज उच्च अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया। मृत राहुल का शरीर साड़ी के फंदे से आंगन के ऊपर की जाली के सहारे लटका हुआ पाया गया। मृत के शरीर पर कहीं भी जाहिर चोट नहीं पाई गई, जबकि बाकी 4 के गले से धारदार वस्तु से चोट के निशान थे। बता दें, साथ ही 2 पन्ने का हस्तलिखित नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें ससुराल पक्ष पर आरोप लगाते हुए उन्होंने घटना का कारण बताया है। साथ ही ससुराल पक्ष से मकान व खेत का विवाद भी बताया गया है। ससुराल पक्ष और उनके संबंधित लोगों के नाम भी लिखे हुए हैं। इसमें पूरे प्रकरण में मृत के बड़े भाई द्वारा तहरीर देकर 4 लोगों को नामजद कराया गया है। तत्काल मुकदमा दर्ज करके 7 तेज तर्रार टीमों को लगा दिया गया है। जल्द ही सभी नियम अनुसार गिरफ्तारी की जाएगी। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। एसएसपी प्रयागराज ने दावा किया है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा और जो भी होगी इसकी विशेषज्ञ और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई भी की जाएगी। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहना है एसएसपी प्रयागराज अजय कुमार का।
ये थाना नवाबगंज जिला प्रयागराज। इसमें सुबह 7:30 बजे की सूचना थी कि एक परिवार के 5 लोग मृत पाए गए हैं। उसमें मैंने आपको ब्रीफ किया था सारे घटनाक्रम को। इसमें एक डेवलपमेंट है, इसमें हमारी टीमें लगातार, जैसा मैंने बताया था, पूरे मौका मुआयना कर रही थी, घर की एक एक चीज़ें देख रही थी। और वहाँ पे जहाँ पे इनकी बॉडी लटकी हुई पाई गई थी राहुल तिवारी की, वहीं पे एक 2 पन्नों का एक नोट हमें मिला है। 2 पन्ने कागज़ मिले हैं, उस पर लिखा हुआ है। उस चीज़ को भी हम गहराई से पड़ताल करेंगे, हैंड राइटिंग मिलान करेंगे। प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि ये मृतक के द्वारा ही लिखा हुआ है, राहुल तिवारी के द्वारा क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं? परिजनों ने भी बताया कि उन्हीं की हैंड राइटिंग लग रही है। इसकी सत्यता प्रमाणित करने के लिए हम इसको FSL भेज करके हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से इसका मिलान कराएंगे और तब चीज़ें और क्लियर। मजमून क्या है, क्या लिखना चाह रहे थे? इसमें परिजनों ने जो तहरीर दिया है उसके अनुसार ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा लगातार इनका उत्पीड़न किया जा रहा था। इनके 2 साले हैं जो तहरीर में नामजद किए गए हैं। एक का नाम पिंटू है, दूसरे का नाम चंद्रशेखर है, और इनके 2 अन्य साथी, ये 4 लोग मिलकर काफ़ी उत्पीड़न करते थे। और पिछले साल जुलाई में 2021 में इनके काफ़ी झगड़ा हुआ था, और उसके बाद मृतक राहुल तिवारी का जो प्लॉट था, जो इनका मकान था, कुछ खेत था, उस पर ससुराल पक्ष वालों ने कब्जा कर लिया था। तो ससुराल पक्ष वालों का काफ़ी दखल सामने आया है, उससे ये काफ़ी परेशान थे। और जो 2 पन्ने का इनका नोट मिला है, उसको मैं सुसाइड नोट अभी नहीं कह सकता, क्योंकि जब तक हैंड राइटिंग में मिलान नहीं कर लूँ मैं इसको प्रमाणित नहीं मानता हूँ। हैंड राइटिंग, हालांकि इनके परिजन कह रहे हैं कि उन्हीं की हैंड राइटिंग है, लेकिन उसका हम मिलान कराएंगे पहले प्रामाणिक तौर पे, तब हम आपको अवगत कराएंगे। लिखी गई हैं नोट में, यही बातें लिखी गई। ससुराल पक्ष द्वारा प्रताड़ित किया जाता था और उन्हीं के द्वारा ये घटना कारित की गई है, इस तरह की संकेत करते हुए बातें लिखी गई हैं। और ये भी कहा गया है कि जो इनकी स्थिति है, जो इन्होंने एक्शन लिया, वो इसी कारण से लिया। मतलब उसमें ये कह रहे हैं कि ससुराल पक्ष ने उत्पीड़न किया, इसलिए पत्नी बच्चों को मार के वो आत्महत्या कर रहे हैं। नहीं, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात नहीं लिखी है, इसीलिए मैं आपको नहीं बताना चाह रहा हूँ। उसमें ससुराल पक्ष के द्वारा उत्पीड़न और मकान खेत वाली बात भी लिखी हुई है। और इसी कारण से इन्होंने, यानी मृतक राहुल तिवारी ने आज जो घटना कारित की, वो चीज़ लिखी हुई है। क्योंकि वो 2 पन्नों के नोट में एक बात है, जो तहरीर मिली है उसमें भी कुछ बातें हैं, तो इसका समग्रता से विश्लेषण करते हुए हम आपको निष्कर्ष। तहरीर के आधार पे क्या किसी के हिरासत में लिया गया है? पूछताछ किसी से? कितने लोगों को लिया? तहरीर में 4 लोगों को नामजद किया गया है और 7 टीमों को हमने रवाना किया है, ताकि जो भी संदिग्ध हैं, जो भी नामजद हैं, उन सबको हिरासत में लेके पूछताछ करें। अभी तहरीर हमें मिल गई है, उसको बताएं कि राहुल जो सुसाइड, तथा कथित जो सुसाइड नोट है, उसमें अगर राहुल तिवारी ने लिखा है तो उसमें ये उन्होंने इशारा किया है कि ससुराल पक्ष के उत्पीड़न के चलते वो ये कदम उठा रहे हैं, ऐसा कुछ है उसमें? नहीं, ऐसा एग्जैक्टली नहीं लिखा है, लेकिन आरोप जो भी है ससुराल पक्ष पे है। क्योंकि अभी हम इसलिए डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे हैं नामों को, कुछ नाम भी उसमें लिखे हैं कि वो अलर्ट हो जाएंगे, फिर हमारा इन्वेस्टिगेशन, इसका काम दिक्कत होगा, पूरा करने में समय लगेगा, इसलिए हम आपको नहीं। लेकिन इतना मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें एक डेवलपमेंट है और 2 पन्ने का नोट हमको मिला है, हस्तलिखित कागज़ मिला है, जिसमें ससुराल पक्ष पे आरोप लगाया गया है, और इसका हस्तलेख मिलान भी कराया जाएगा। PM रिपोर्ट के बाद जो चीज़ें आएंगी उस सबको समग्र रूप से आपको शाम को सारी चीज़ें अवगत करा दी जाएगी। लेकिन जो समग्र रूप से जो अभी तक प्रथम दृष्टया जांच हुई, उसके आधार पर कहीं ऐसा लगता है कि राहुल तिवारी ने अपने परिवार के लोगों को मारा और आत्महत्या कर ली? ऐसा हम अभी कहने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि जो 2 पन्नों का नोट है उसमें कुछ बातें, ये एंगल है जांच का, ये एंगल है। और जो तहरीर है उसमें भी 4 लोगों को नामजद किया है, जिसमें से कुछ लोग कॉमन भी हैं, उस नोट में भी उनके नाम है और तहरीर में भी है। तो सारी चीज़ों को लेकर के हम शाम तक आपको पूरा डेवलपमेंट से अवगत करा देंगे। और हमारी टीम ने एक अहम सफलता उसको मानूंगा कि जो 2 पन्ने का नोट मिला है और जिसके परिजन कह रहे हैं कि उन्हीं की हैंड राइटिंग है, नोट ये उसी मिलान के बाद स्पष्ट किया जाएगा। तो ये एक अहम डेवलपमेंट है अभी तक की। उसी कमरे जिस जगह घटना हुई है, जहाँ पे वो लटकते हुए पाए गए थे साड़ी के फंदे के सहारे, वहीं के पास में, जंगले के पास ही बरामद किया।
संगम नगरी प्रयागराज ये नज़ारा है बाई की बाग की सड़क का, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से सड़कों पर डग्गा मार वाहन खड़े हैं और आधी सड़कों पर अतिक्रमण किए हुए हैं, मगर जिम्मेदारों और परिवहन विभाग को इसकी कोई परवाह नहीं है। जहां परिवहन विभाग को लाखों रुपए का चूना लगा रहे हैं ये डग्गा मार वाहन और सड़क पर करते हैं अतिक्रमण, जिससे आने जाने वाले लोग होते हैं परेशान, मगर स्थानीय पुलिस को भी ना इसकी परवाह है और ना ही यहाँ पर परिवहन विभाग को इसकी कोई परवाह है और खुलेआम नियम कानून की उड़ा रहे धज्जियाँ। प्रयागराज की नज़ारा है खुलदाबाद चौराहे का, जहां आप देख सकते हैं लाखों रुपए से लगाई गई एलईडी अब धूल फाक रही है, मगर जिम्मेदारों को परवाह नहीं है। जहां कुंभ के दौरान लाखों रुपए से एलईडी लगाई गई थी, जिससे लोगों को यातायात के प्रति जागरूक किया जाए और कोरोना काल में कोरोना के प्रति इससे लोगों को किया जाता था जागरूक, मगर अब ये एलईडी सिर्फ शोपीस बनकर रह गई है और जिससे अब ना ही लोगों को जागरूक किया जा रहा है और ये एलईडी अब बंद पड़ी है, जिससे अब पैसे की हो रही बर्बादी। संगम नगरी प्रयागराज की जॉर्जटाउन पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जहां जॉर्जटाउन पुलिस ने एक वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार। बता दें प्रयागराज एसएसपी अजय कुमार द्वारा अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एसपी सिटी दिनेश कुमार सिंह व CO4 के निर्देशन पर जॉर्जटाउन थाना प्रभारी ने मुखबिर की सूचना पर सूरज केसरवानी को किया गिरफ्तार। बता दें जॉर्जटाउन पुलिस सूरज केसरवानी के खिलाफ विधिक कार्रवाई कर न्यायालय में पेश कर भेज रही जेल। संगम नगरी प्रयागराज की शाहगंज पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जहां शाहगंज पुलिस ने एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। बता दें प्रयागराज एसएसपी अजय कुमार द्वारा अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एसपी सिटी दिनेश कुमार सिंह व CO फर्स्ट सत्येंद्र तिवारी के निर्देशन पर शाहगंज थाना प्रभारी ने मुखबिर की सूचना पर संजीत उर्फ संजीव उर्फ पोलर को किया गिरफ्तार। इसके खिलाफ कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश कर पुलिस भेज रही जेल। संगम नगरी प्रयागराज में एसएसपी प्रयागराज के निर्देशन पर कैंट क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ CO2 व कैंट थाना प्रभारी ने सड़कों पर निकलकर पैदल गश्त किया और अतिक्रमण से सड़कों को मुक्त कराने के लिए अभियान भी चलाया, जहां लोगों को साथ समझाया कि वो अपनी दुकानों को बाहर न लगाएं। साथ ही सर्राफों की दुकान पर भी सुरक्षा के दृष्टिगत जाकर चेकिंग व व्यवस्था देखी गई। सड़कों पर निकले कैंट SO व CO2 ने चलाया चेकिंग अभियान, किया पैदल गश्त। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।